गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बच्चों, हम पिछले तासिका से लोक संख्या इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ में हमने जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या के वितरण पर परिणाम करने वाले कारक, जनसंख्या का घनत्व, इन मुद्दों का विस्तृत में अध्ययन किया है। तो बच्चों, आज की तासिका में हमको लिंग अनुपात, आयु समूह अनुपात, कार्य के अनुसार जनसंख्या की संरचना, निवास स्थान, साक्षरता, प्रवासन, इन मुद्दों का अध्ययन करना है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं लिंग अनुपात। जनसंख्या का स्त्री एवं पुरुष में वर्गीकरण सर्वाधिक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक वर्गीकरण है। सामान्यतः जनसंख्या के ये दोनों घटक समान अनुपात में हो तो जनसंख्या में संतुलन दिखाई देता है। जनसंख्या के अध्ययन में स्त्री पुरुष अनुपात का अध्ययन महत्वपूर्ण है। यह अनुपात प्रमाण निम्नलिखित पद्धति से निकाला जाता है। यह जो लिंग अनुपात का प्रमाण है, इसके लिए एक सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार ही लिंग अनुपात निकाला जाता है। जैसे लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की कुल संख्या भागनफल पुरुषों की कुल संख्या गुणनफल 1000। इस सूत्र द्वारा लिंग अनुपात निकाला जा सकता है। यदि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होगी तो लिंग अनुपात कम माना जाता है, और यदि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होगी तो लिंग अनुपात अधिक माना जाएगा। यह हमको आकृति 7.3 लिंग अनुपात 2011 इसके द्वारा इसका अध्ययन करना है, अच्छे से समझ लेना है। जैसे बच्चों, हमको यहाँ पे कुछ राज्य दिखाई दे रहे हैं नीचे की, इसमें जो ग्राफ पेपर आपको पता है ना, ग्राफ पेपर पे ये ग्राफ बना हुआ है और ये ग्राफ के अनुसार हमको इसका अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर भी देना है। नीचे राज्य दिए हैं हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, और लेफ्ट हैंड साइड में स्त्रियों की संख्या दी गई है। और यहाँ पे 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, यहाँ पे सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में अंक दिखा है 1 सेंटीमीटर के। और नीचे है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य की स्त्रियों की संख्या कितनी है? 879। नेक्स्ट है बिहार राज्य की 918, महाराष्ट्र की 929, छत्तीसगढ़ की 991, केरल की 1084। कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा स्त्रियों की संख्या है? केरल राज्य की। और सबसे कम कौन सा राज्य है स्त्रियों की संख्या में? हरियाणा राज्य। बराबर है। यह जो आलेख दिया है इसका अध्ययन आपको करना है अच्छे से, और मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी आपको, उसके जो प्रश्न है वो प्रश्नों के उत्तर भी आपको देना है। किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक है? अभी हमने देखा था केरल राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक है। किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? किस राज्य में? हरियाणा राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है। भौगोलिक स्पष्टीकरण है इसका। जहाँ स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक है वहाँ मुख्यतः पुरुषों का प्रवास अधिक होता है। ऐसा प्रवासन अधिकतर रोजगार हेतु होता है। उदाहरण केरल। किंतु जहाँ स्त्रियों की संख्या कम होती है वहाँ मुख्यतः स्त्रियों का जन्मदर ही कम होता है। देखो बच्चों, जहाँ स्त्रियों की संख्या कम होती है वहाँ मुख्यतः स्त्रियों का जन्मदर ही क्या होता है? कम होता है। आगे हमको देखना है आयु समूह अनुपात। आयु समूह अनुपात, इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण। किसी प्रदेश में जनसंख्या के उपघटकों के वर्गीकरण हेतु जब आयु का विचार किया जाता है तो उसे जनसंख्या की आयु समूह संरचना कहते हैं। इसका उपयोग भविष्य में कार्यशील आयु समूह एवं आश्रित समूह का अनुपात समझने में हो सकता है। साथ ही कार्यशील एवं आश्रित समूह का अनुपात जानने के लिए उपयोग होता है।
भारत में कार्यशील जनसंख्या का समूह 15 से 59 आयु के लोगों का होता है। भारत में कार्यशील जनसंख्या का समूह कौन से आयु के लोगों का होता है? 15 से 59। इसे कार्यशील समूह कहते हैं। याद रखना है बच्चों आपको यह। देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता होती है। इस समूह के व्यक्ति नौकरी व्यवसाय में कार्यरत होते हैं। जिस प्रदेश में ऐसे समूह का एवं उसमें भी युवाओं का अनुपात अधिक होता है, ऐसे प्रदेशों का विकास तीव्र गति से होता है। आश्रित जनसंख्या का वर्गीकरण 2 उपसमूहों में किया जाता है। 15 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति पूर्णतः कार्यशील समूह पर आश्रित है। 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों का भी आश्रित समूह में समावेश होता है, किंतु उनका ज्ञान एवं अनुभव इस समूह की अनमोल विरासत है और इसीलिए वह पूरे समाज के लिए क्या है? उपयोगी है। कार्य के अनुसार जनसंख्या की संरचना। प्रदेश की जनसंख्या को कार्यशील एवं अकार्यशील समूह में वर्गीकरण किया जाता है। जो लोग कार्यशील समूह में होकर भी नौकरी अथवा व्यवसाय में कार्यरत नहीं हैं, वे अकार्यशील हुए। अकार्यशील जनसंख्या भी कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होती है, यानी उन पर ही वो निर्भर होती है। यदि प्रदेश में कार्यकारी लोगों का प्रमाण अधिक होगा तो उस जनसंख्या को उद्यमशील जनसंख्या कहा जाएगा। ऐसे प्रदेश का विकास तेजी से होगा। जहाँ पे उद्यमशील जनसंख्या होगी, यानी कार्यरत जनसंख्या होगी, कार्यशील जनसंख्या होगी, ऐसे प्रदेशों का विकास भी तेजी से होगा। निवास स्थान। अधिवास के अनुसार प्रदेश में जनसंख्या का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में किया जा सकता है। ग्रामीण भाग में लोग बड़े पैमाने पर प्राथमिक व्यवसायों में कार्यरत रहते हैं। ग्रामीण भाग में लोग काय पर कार्यरत रहते हैं? प्राथमिक व्यवसायों में कार्यरत रहते हैं, राइट। नगरीय भागों में द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में कार्यरत होते हैं। द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में कार्यरत जनसंख्या का प्रमाण अधिक होता है। कहाँ होता है यह प्रमाण अधिक? नगरीय भागों में। ग्रामीण जनसंख्या प्रदेश में अन्न उत्पादन में कार्यरत होती है। नगरीय जनसंख्या अनाज खाद्य सामग्री हेतु ग्रामीण जनसंख्या पर आश्रित होती है। यह पूरा परिच्छेद आपको अंडरलाइन करना है कि ग्रामीण भाग में कौन से व्यवसाय होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय होते हैं। नगरीय भागों में कौन से द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में जनसंख्या कार्यरत होती है। ग्रामीण जनसंख्या प्रदेश में अन्न उत्पादन में कार्यरत होती है। नगरीय जनसंख्या अनाज खाद्य सामग्री के हेतु ग्रामीण जनसंख्या पर ही आश्रित होती है। यह पूरा अंडरलाइन करना है आपको। अब हमको देखना है कि यह जो निम्नलिखित जो तालिका दी है, उस तालिका पर आधारित आपको यह जो तालिका दिखाई दे रही है ना बच्चों, इस पर आधारित हमको एक स्तंभालेख तैयार करना है। यह स्तंभालेख आपने गणित विषय में पढ़े ही होंगे। आप ग्राफ पेपर पर स्तंभालेख निकालते ना, ठीक उसी तरह यह भी स्तंभालेख हमको निकालना है। बहुत आसान है, मैं आपको कैसा निकालना है वो बताऊंगी, समझाऊंगी। यहाँ पर हमको क्रमांक दिए हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। देश है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। और साक्षरता है प्रतिशत में 98.1 अर्जेंटीना की है, ब्राज़ील की है 92.6, भारत की है 72.1, चीन की है 96.4, बांग्लादेश की 61.5, पाकिस्तान की है 56.4, ईरान की है 86.8, अफगानिस्तान की है 38.1। बच्चों आपको यह स्तंभालेख दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का स्तंभालेख आपको तैयार करना है, ठीक इसी तरह जैसे नीचे की लाइन पर आपको सारे देश दिखाई दे रहे हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। यहाँ पर एक क्ष अक्ष पर यह हमको दिखाई दे रहे हैं देश, और यह अक्ष पर हमको साक्षरता प्रतिशत में दिखाना है। हम
इसका पैमाना हमको य अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10% साक्षरता हमको दिखानी है, क्योंकि हमको अर्जेंटीना 98.1 है, ब्राज़ील 92.6 है, नीचे अफगानिस्तान 38.1 है। तो ये 30 है, 40, 50 के बीच में है, 60 के, तो हमको यह साक्षरता 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस प्रकार दिखानी है। तो हमको सबसे पहले अर्जेंटीना की साक्षरता कितने 98.1 दिखाई दे रही है बच्चों। हमने किस प्रकार निकाला है, 90 के ऊपर बीच की लाइन है 95 के ऊपर 98.1 दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है ब्राज़ील का है 92.6 दिखाई दे रहा है, 90 के ऊपर 92.6। उसके बाद है भारत 72.1, 70 के ऊपर देखो 71, 72.1 भारत। नेक्स्ट है चीन 96.4, चीन का 90 के ऊपर 95 के ऊपर 96.4 चीन। बांग्लादेश 61.5, 60 के ऊपर देखो 61.4 बांग्लादेश। पाकिस्तान 56.4, पाकिस्तान दिखाई दे रहा है 56, 50 के ऊपर 55 बीच वाली रेखा और उसके ऊपर 56.4। ईरान है 86.8, 80 के बीच में 85 है ना, बीच वाली रेखा जो है बीच में दिखाई दे रहा है 1 सेंटीमीटर के बीच में, 85 के ऊपर 86.8, 86 के ऊपर। नेक्स्ट है अफगानिस्तान का 38.1 दिखाई दे रहा है, 30 के ऊपर 35, 35 के ऊपर 38, 36, 37, 38, 38.1। इस प्रकार आपको यह स्तंभालेख तैयार करना है, बहुत आसान है। यह स्तंभालेख आपको अपनी ज्योग्राफी कॉपी में ग्राफ पेपर पे निकाल कर लगाना है। आगे का पॉइंट है साक्षरता। समाज में कुछ लोग साक्षर होते हैं तो कुछ लोग निरक्षर। यदि कोई व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता है तो हमारे देश में उसे साक्षर माना जाता है। यह व्याख्या अलग अलग देशों में अलग अलग स्वरूप की हो सकती है। साक्षरता का प्रतिशत प्रदेश की जनसंख्या की गुणवत्ता पर प्रकाश डालती है। देखो, साक्षरता का प्रतिशत प्रदेश की जनसंख्या की गुणवत्ता पर प्रकाश डालती है। केवल 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या को साक्षर अथवा निरक्षर में वर्गीकृत किया जाता है। साक्षरता सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का सूचक है। यदि साक्षरता दर अधिक है तो देश सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से विकसित समझा जाता है। साक्षरता के कारण सुसंस्कृत एवं प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। यह आपको ध्यान में रखना है कि साक्षरता के कारण प्रगतिशील समाज एवं सुसंस्कृत समाज का निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे बच्चों प्रवासन इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण है। जब व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे प्रवासन कहते हैं। व्यक्ति का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, व्यक्तियों का समूह यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रवासन कहते हैं। आपको मैंने इसके पहले भी बता चुकी हूँ। ये प्रवासन अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन भी हो सकता है या स्थायी स्वरूप का भी हो सकता है। उदाहरण विवाह, शिक्षा, व्यवसाय, तबादला, पर्यटन, प्राकृतिक आपदा, युद्ध इत्यादि कारणों से लोग प्रवासन करते हैं। प्रवासन के अनेक प्रकार हो सकते हैं। जिस क्षेत्र से लोग प्रवासन करते हैं वहाँ की जनसंख्या कम हो जाती है, इसीलिए उस प्रदेश में मानव संसाधन का अभाव हो जाता है। इसके विपरीत जहाँ जाकर लोग बसते हैं वहाँ जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है और सार्वजनिक सेवाओं पर तनाव बढ़ता है। जनसंख्या की संरचना में भी परिवर्तन आता है। नीचे हमको एक तालिका दिखाई दे रही है, आगे आपको एक तालिका दिखाई दे रही है। इस तालिका का आपको निरीक्षण करना है बच्चों। करो ध्यान से। आपके पास किताब है, किताब खोल कर रखो। मैंने आपको शुरुआत में भी बताई थी कि किताब आपको खोल के रखना है और मेरे साथ आपको समझ लेना है पाठ को। ये तालिका का आप अभ्यास करो, निरीक्षण करो
यहाँ पर हमको एक साइड में देश दिखाई दे रहे हैं और दूसरी साइड में प्रवासी या जनसंख्या का प्रतिशत दिखाई दे रहा है। देश है अफगानिस्तान, ब्राज़ील, कुवैत, बांग्लादेश, जर्मनी, हांगकांग, इजराइल, भारत, ओमान, सऊदी अरब, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इनके प्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत भी हमको दिया है। जैसे अफगानिस्तान का 0.14 है, ब्राज़ील का 0.34 है, कुवैत का 62.11 है, बांग्लादेश का 0.73 है, जर्मनी का 12.31 है, हांगकांग का 42.59 है। ये जो प्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पे इस प्रकार हमको दिया है। वैसे ही इजराइल का भी है, भारत का भी है, ओमान का, सऊदी अरब, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका का भी प्रवासी है जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। और इस आधार पर हमको इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से ढूंढकर लिखना है अपनी भूगोल की कॉपी में। किन देशों में जनसंख्या का 10% से भी कम भाग प्रवासित लोगों का है? किस देश में जनसंख्या का 10 से 20% भाग प्रवासित जनसंख्या का है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% से अधिक प्रवासन जनसंख्या किस देश में है? इसके पीछे क्या कारण है ढूंढने का प्रयत्न करना है आपको। किसी भी दो देशों के लिए वृत्तारेख बनाएं। प्रवासन एवं प्रदेश के विकास पर टिप्पणी भी लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों में जनसंख्या का 10% से भी कम भाग प्रवासित लोगों का है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस तालिका के आधार पर लिखना है बच्चों। भौगोलिक स्पष्टीकरण, जनसंख्या के वितरण पर परिणाम करने वाले कारकों में प्रवासन एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रवासन के कारण प्रदेश की जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। देखो बच्चों, प्रवासन के कारण प्रदेश की जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, जनसंख्या की संरचना पर असर होता है। उपरोक्त तालिका में कुछ देशों में प्रवासी जनसंख्या का अनुपात दिया गया है। जहां प्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है वहां मुख्यतः रोजगार एवं व्यवसाय के अवसर, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक विकास इत्यादि कारकों का परिणाम है। इसके विपरीत राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक पिछड़ापन इत्यादि कारणों से प्रवासितों की संख्या कम होती है। भारत जैसे देश में प्रवासितों का प्रतिशत भले ही कम हो, किंतु जनसंख्या की तुलना में यह संख्या अधिक दिखाई पड़ती है ना। ये बराबर है कि भारत जैसे देश में प्रवासितों का प्रतिशत भले ही कम है, किंतु जनसंख्या की तुलना में यह संख्या कैसी दिखाई पड़ती है? अधिक दिखाई देती है हमको। वैसे ही हमने ये उपरोक्त जो तालिका है उसमें देखा ही है कि कुछ देशों में प्रवासी जनसंख्या का अनुपात दिया है। वहाँ पर जहाँ प्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है वहाँ मुख्यतः रोजगार एवं व्यवसाय के अवसर, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक विकास इत्यादि कारकों का परिणाम है। इसके विपरीत राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक पिछड़ापन इत्यादि कारणों से प्रवासितों की संख्या कम होती है। भारत जैसे देश में प्रवासितों का प्रतिशत भले ही कम हो, किंतु जनसंख्या की तुलना में यह संख्या कैसे दिखाई पड़ती है? अधिक दिखाई पड़ती है। बच्चों, यहाँ तक पाठ आपको समझ गया होगा। आज जो भाग मैंने आपको पढ़ाई हुई वो आपको अच्छी तरह समझ गया होगा। आगे का भाग में आपको अगली तासिका में पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।